अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि ज़मीन के विवाद के चलते उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी हिंसा हो जा रही है, मर्डर्स होते हैं और अपने ही अपनों का खून बहा रहे हैं। आखिर क्यों? बात बात पे सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों का निस्तारण नहीं होता है, जिसके कारण कई मर्तबा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न होती है। तो क्या वजह है कि गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक ज़मीन के मामले लगातार लंबित हैं, सुनवाई नहीं हो रही हैं और पीढ़ियां चुनाव लड़ती हैं, कई कई पुश्तें चुनाव लड़ाई लड़ रही हैं ज़मीन की। और यही कारण है कि इसके चलते कई जगह पर हिंसा हो जा रही है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और ये सिर्फ एक गांव की प्रॉब्लम नहीं, एक क्षेत्र की समस्या नहीं बहनों भाइयों, ये उत्तर प्रदेश में 2/3 हिस्से में ज़मीन के विवाद लगातार लंबित हैं और वही इन वारदातों का कारण बन रहे हैं। आज खुली चर्चा इसके कारणों पर करने वाले बहनों भाइयों। ज़मीन से जुड़े हुए विवाद तहसील से लेकर जिला मुख्यालयों और कमिश्नरेट तक बाढ़ आई हुई है और उनसे बात आगे बढ़ती है तो अदालतों में। ज़मीन से जुड़े हुए विवाद गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न करते हैं, गांव में अकारण लोगों को अपराधी बनने के लिए मजबूर करते हैं या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि लोग अपराध करते हैं। चक्रोट के लिए, मेड़ के लिए, बंजर ज़मीन के लिए, ग्राम समाज की ज़मीन के लिए आपसी ज़मीन के बंटवारे उत्तर प्रदेश में कलह और क्लेश का कारण बन रहे हैं। रिसेंटली 2-3 जो बड़ी घटनाएं हुई उससे पूरे देश भर की निगाह ऐसी घटनाओं पर गई। मैंने उम्मीद की थी कि उम्भा और सोनभद्र के कांड के पश्चात शायद इस मामले का कोई ठोस हल निकले, लेकिन देवरिया कांड ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और कानपुर देहात में भी हुए डबल मर्डर ने इस बात को प्रमाणित किया कि प्रशासन दरअसल हीला हवाली करता है, तहसीलों में काम नहीं होता, लेखपाल अपने दायित्वों का निर्धारण नहीं कर रहे हैं, एसडीएम और तहसीलदार अपने कामों का ठीक से निस्तारण नहीं करते। ज़मीन विवाद अगर तहसील स्तर पर निपट जाएं तो बहनों भाइयों 80% मामले का समाधान हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की तहसीलें ठीक से काम नहीं कर रही हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण विवादित इकाई ज़मीन के विवाद में है वो है लेखपाल। असली विवाद इनके वजह से उत्पन्न हो रहा है और उसके 2 पहलू हैं। लेखपालों की उपलब्धता का अभाव, एक लेखपाल के पास 7-7, 8-8, 10-10 गांव का जिम्मा है, स्टाफ की कमी है, सही से मौके पर वो निस्तारण नहीं कर पाते और अगर कर पाते हैं तो स्थानीय दबाव उनके ऊपर इतना अधिक है और कई बार खुद उनके ऐसे काले कारनामे होते हैं कि वो जानबूझकर मामलों का निस्तारण करने के बजाय उसको लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम करते हैं और यही वजह गांव में खूनी हिंसा का कारण बनती है। और वहाँ से बात निकलती है तो तहसीलों में भाइयों बहनों सही तरीके से ज़मीन के मामलों का सही मूल्यांकन करके और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण का कार्य नहीं हो रहा है। न नायब तहसीलदार सुनता है, न तहसीलदार काम ठीक कर रहा है और एसडीएम वगैरह के काम तो सब कोई देख रहा है। राजस्व के मामले में, ज़मीन के मामले में उप जिला अधिकारी एसडीएम मोस्ट एम्पावर्ड अथॉरिटी होता है। शायद जिला अधिकारी के पास उतने ताकत नहीं होती, उतने अधिकार नहीं है जितना एसडीएम के पास होता है, लेकिन बहुत कम ऐसी तहसीलें होंगी जहां के एसडीएम ऐसे विवादों के समाधान में रुचि रखते हैं। सब या तो अपनी पोस्टिंग कैसे बेहतर हो, कैसे पैसे कमाएं, भ्रष्टाचार कैसे करें, विधायक, सांसद और सीनियर अफसरों को खुश कैसे करें, सारा फोकस इस पर होता है। अगर जनता के कामों के निस्तारण में इनका दायित्व होता तो शायद गांव-गांव, हर तहसील ज़मीन के विवाद इतने बड़े पैमाने पर नहीं होते। अब मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग की और जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं मुद्दों को उन्होंने पकड़ा और ये कहा है कि ये तारीख पे तारीख नहीं चलेगी। ज़मीन का विवाद होगा तो जिलाधिकारी और कमिश्नर की भूमिका तय की जाएगी। बहनों भाइयों, मंडल के स्तर पर कमिश्नरेट और कमिश्नर एक सेरेमोनियल पोस्ट हो गई है। कोई काम नहीं करते ये लोग। ज़मीन के निस्तारण में सबसे खराब भूमिकाएं अगर होती हैं तो वो कमिश्नर की होती हैं।
ये कमिश्नर ना तो फील्ड पे जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो बस 2-4 मीटिंग करके गेस्ट हाउस में रहते हैं। कभी मौके पर न जाना, गुणवत्तापूर्वक उनकी तहसीलों में निस्तारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई कमिश्नर उत्तर प्रदेश का इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। और जिलाधिकारियों के पास तो समय ही नहीं है, उनका वक्त या तो रिव्यू की मीटिंगों में, या तो टेलीफोन कॉल अटेंड करने में, या विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधियों से मिलने में निकल जाता है। बहुत कम ऐसे जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश में होंगे जो ज़मीन के विवादों के निस्तारण में कोई दिलचस्पी रखते होंगे। आज की ये डिबेट नॉन पॉलिटिकल डिबेट है, ये आम आदमी की डिबेट है। गांव, मजरा, पूर्वा में बैठे हर एक व्यक्ति की डिबेट है। और आज जो मैं बात कह रहा हूं वो हर एक व्यक्ति की परेशानी है और इसका सम्यक निस्तारण होना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी की समस्या है कि उसके ज़मीन के मामलों का निस्तारण नहीं हो रहा है। और तहसीलें इसका प्रमाण है, जहां ये निकम्मे अफसरों के चलते कोई काम धाम नहीं होता, तारीख पे तारीख मिलती है। 20-20 साल से लोग अपने ज़मीनों के मुकदमे लड़ रहे हैं। उस चक्कर में कोई किसी की डांड मेड़, खेत खलिहान कब्जा होते हैं, बदले में हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। गांव के लोग प्रोडक्टिव कामों के बजाय, अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के बजाय, अपनी फसलों की गुणवत्ता और बेहतर प्रबंधन के बजाय आपसी झगड़े में पैसे गंवाए दे रहे हैं। जो कमा रहे हैं वकीलों के यहाँ भर रहे हैं, और या तो मुकदमों में खर्च हो रहा है, समय भी जाया, रिसोर्स भी जा रहा है, पैसे भी जा रहे हैं, और उनकी तरक्की भी रुकी हुई है। गांव में दुश्मनी अलग है, बच्चों पे 4 मुकदमे हो गए, वो नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं रहे, अब गांव में नशा करते घूम रहे, कोई काम नहीं। एक ज़मीन विवाद एक पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद कर सकता है, और ऐसे 50 उदाहरण आपके आसपास मिलेंगे। इनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण होना चाहिए। और मैं तो उससे आगे बात कहता हूं, जिम्मेदारी तय करिए, और जिम्मेदारी लेखपाल से लेकर कमिश्नर तक की तय हो। हर उस लेखपाल, हर उस कानूनगो, हर उस नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, किसके स्तर पर निस्तारण रुका हुआ है, इसकी ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए। मोबाइल का ज़माना है, अब तो हम कंप्यूटर से आगे बढ़ चुके हैं, चीज़ों का निस्तारण ऑनलाइन होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टाफ की भी कमी का रोना है, भ्रष्टाचार दूसरा कारण बन जाता है। तो गांव के लोग करें क्या? अब ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत कड़े निर्देश जारी किए हैं कि कमिश्नरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, लेकिन ये सफ़ेद हाथी हैं और ये बड़े मोटा हो गया इनको किस तरह की कोई डांट फटकार से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। ढीठ किस्म के हो गए हैं ये, और काम करने के बजाय काम कैसे लटकाया जाए। आप किसी कमिश्नर के यहाँ देख लीजिए, उसके यहाँ कितने वाद पड़े होंगे जिसकी वो सुनवाई नहीं करता, और अगर करता भी है तो एडिशनल कमिश्नर के यहाँ ठेल देता है कि वहाँ जाओ। और ज़्यादातर मामलों में विवाद ही उत्पन्न करता है कि मामला बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाए या फिर हाईकोर्ट चला जाए। अगर समयबद्ध तरीके से गांव-गांव जाकर ये अधिकारी, मैं कहता हूँ किसी को तहसील जाने की आवश्यकता ही क्यों है? क्यों कोई आम आदमी तहसील जाएगा? गांव-गांव जन अदालतें लगें, गांव-गांव जन चौपाल लगे, वहाँ लेखपाल भी जाए, एसडीएम भी पहुँचे, तहसीलदार भी पहुँचे, कलेक्टर और एसडीएम कमिश्नर्स की भी ड्यूटी लगे, और गांव पे जाकर ग्राम पंचायत के सदस्यों, ग्राम प्रधान की मौजूदगी में वो न्याय होना चाहिए, और अभियान चलाकर इसका निस्तारण किया जाए और गांव जाकर निस्तारण किया जाए। तभी हम बड़ी तादाद में इन मामलों को खत्म कर सकते हैं। गांव में सौहार्द रहेगा, उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, लोगों को काम मिलेगा। झगड़े के बजाय वो अपनी तरक्की में लगेंगे, अपने आर्थिक विकास पे लगेंगे, सामाजिक विकास पे लगेंगे, समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, ना कि हिंसा और खून। अपनों के ही खून से गांव की मिट्टी लाल है, लोग खून बहा रहे हैं दूसरे का। बहनों भाई में बंद होना चाहिए। गांव-गांव जन अदालतें लगें, गांव-गांव चौपाल लगे, और ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और ये कमिश्नर, ये सब मिलकर जाकर निस्तारण करें। और ये इस वक्त की तत्काल की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में ये समस्याएं बहनों भाइयों बढ़ रही हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देवरिया की घटना के बाद लगभग 20 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी पहले जाग गए होते
तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। अगर कोई दोषी है जमीनों के विवादों को लेकर के, तो ये सरकार खुद दोषी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकता है लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। राजस्व के विषय पर आज भूमि के जो विवाद हैं वो ना हो, इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है और बिल्कुल सही कदम है। इसलिए वहाँ पर भी देवरिया में भी कठोर कार्रवाई की गई है। कोई अगर घटना होगी तो जिम्मेदारियां तय होंगी, कार्रवाइयाँ होंगी। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री बयान देते हैं मगर बयान का अनुपालन नहीं होता है। अगर होता तो देवरिया जैसी घटना उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलती। बयानवीर मुख्यमंत्री होकर रह गए। लगातार मुख्यमंत्री चेतावनी देते हैं, सरकार इकबाल से चला करती है और योगी सरकार का इकबाल दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से नजर आ रहा है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। रोज रोज मुख्यमंत्री बयान देते हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको जन समर्थन दिया है। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के नेता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल अहमद हैं। सीबी पांडे साहब रिटायर्ड जज हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और इन सब मामलों के बड़े जानकार हैं। और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश पांडे भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। फ़खरुल हसन जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हैं। आप सबका शुक्रिया कि एक सामाजिक बेहद जटिल परेशानी पर आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला। सीबी पांडे साहब, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर ज़मीनों के विवाद गांव-गांव फैले हुए हैं, क्या कठिनाई है उसके निस्तारण में सर? सबसे बड़ी कठिनाई है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों ही दूरदर्शी नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही है और उसका प्रमाण है कि जो है ये तुगलकी आदेश जारी हुआ। एक मुख्य सचिव ने जारी किया कुछ दिन पहले कि 31 नवंबर तक सारे मुकदमे रेवेन्यू के निपटा दिए जाएं और आज मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर ये मुकदमे नहीं निपटाए जाएंगे तो कमिश्नर का और उसका ये जिम्मेदारी घोषित की जाएगी, जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इस तरह जब से देश आज़ाद हुआ तब से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और तमाम अधिकारी यही करते हैं। जब कोई घटना घटती है तो जिम्मेदारी ठहरा दो, 15 दिन में ठहरा दो, लेकिन कोई व्यवस्थात्मक और गुणात्मक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना है, गुणात्मक कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस इसी तरह से तो ये जो दोनों लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आत्ममुग्ध हैं, कि मैं समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। मुख्यमंत्री भी और मुख्य सचिव भी आत्ममुग्ध लोग हैं। ये लोग कि जो मैं कह रहा हूँ सही है कि न किसी को सुनना है और न किसी की राय लेनी है, न किसी की बात माननी है। मैं इन लोगों से सालों से कह रहा हूँ और जाके इस घटना के 10 दिन पहले मुख्य सचिव से मैं मिला था। ये है कि ये इस व्यवस्था को आप व्यवस्था में परिवर्तन के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। सबसे बड़ी व्यवस्था में लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, सुना ही नहीं। अगर शायद सुने होते तो इस तरह की घटना न घटती और न आने वाले समय में घटना घटी। वो सभी जैसे रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हाँ ठीक कर दीजिए, मुख्य सचिव महोदय ले लिए। मुख्य सचिव को देने के बाद मैंने मुख्यमंत्री को लिखा, फिर प्राइम मिनिस्टर को लिखा, किसी को परवाह नहीं। बस ये दिखाना है कि बात मुग्ध है कि मैं जो कह रहा हूँ वही चलेगा। अब जैसे फरमान जारी हो गया, जैसे तुगलकी फरमान, अब देखिएगा महीने भर में जैसे सारा विवाद खत्म हो जाएगा। अरे ये 50 साल में नहीं खत्म होगा। ऐसे कितने मुख्यमंत्री आएंगे, मुख्य सचिव आ जाएंगे, खत्म नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी परिस्थितियों को, जैसे आपने भी हिंट किया है, 2008 में ये 92 में पंचायती राज सिस्टम आया तो उसमें कहा गया कि गाँवों को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाइए। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरा उन्होंने अधिकार दिया कि ग्राम पंचायतों को इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बना देंगे। वो अपनी सारी समस्याएं ज़मीन से लेके विकास का और सारे समस्याएं वो अपना खुद हल करेंगे, विवाद को हल करेंगे, सुरक्षा भी देखेंगे अपना। ये बना दिया उन्होंने, उसको लागू नहीं किया। 2008 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, एक ड्राफ्ट कानून बनाया, पंचायती एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, और सारे राज्यों को भेजा कि इसको लागू करिए, तभी ये गांव की ये समस्या समझ में। आप नहीं कर सकते हैं पुराना सड़ी गड़ी व्यवस्था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट से उनका नहीं सब ये हो सकता। और उसमें साफ साफ उन्होंने 2 अध्याय जोड़ा कि सुरक्षा की व्यवस्था गांव की अपनी और न्याय व्यवस्था वो सब गांव की अपनी दीजिए उनको। और न्याय व्यवस्था में रेवेन्यू भी दिया, सिविल भी दिया और आपराधिक मामले भी दिया। लेकिन इन्होंने उसको भी नहीं लागू, उनको जैसे किनारे फेंक दिया। पूछिए किसी से इनसे,
अगर मुख्यमंत्री, वही मैं कह रहा हूँ, अगर एक तुगलकी आदेश नहीं होता, अगर दूरदर्शिता होती जी। तो उस कानून को पंचायती राज अधिनियम के वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा है पंचायत बनाम ग्राम स्वराज, उसको निकलवाते, उसको संशोधित करके तत्काल लागू करते। आप देखते हैं कि गांव को अधिकार जब मिल जाएगा, मेड़ का, जमीन का, कौन मरा है, हाँ, कौन वो आपस में जी रहा है, निस्तारण कर लेंगे। ये मैं तो खुद ग्राम ही इस बात पंचायत की को हिमायत अधिकार करता हूँ। दीजिए। मैं तो स्वयं हिमायत कर रहा हूँ कि वो ऐसा होना क्या नहीं चाहिए। करें। और अब बताइए, बिहार जैसे राज्य में, बगल में बिहार राज्य है, उन्होंने गांव कचहरी बना दिए, लेकिन ये यहाँ नहीं बने। यहाँ तो धमकाना है कि डीएम साहब, कमिश्नर साहब नहीं करोगे तो जिम्मेदारी करें। अरे धमकाते रहो, क्या कर लोगे उनको इतने लेखपालों को तो बर्खास्त नहीं कर सकते, तो डीएम और कमिश्नर को बर्खास्त कर दो। नहीं, यूपी के आईएएस वैसे भी सर बहुत डीप टाइप के हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, यूपी के आईएएस वैसे भी किसी के कंट्रोल के लोग नहीं है। आदेश जारी करने के ये एक अलग कम्युनिटी है। अरे तो ये लोग कौन सा आदेश बात नहीं, कंट्रोल वो है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव को सोचना चाहिए कि हम कैसे कंट्रोल करें। तो फिर किस लिए ये मुख्यमंत्री और किस लिए मुख्य सचिव है? और हम लोग तो गांव सरकार का पूरा एक अभियान चला रहे हैं कई सालों से, और उसमें ही कह रहे हैं कि दो भाई कब इनको अधिकार दोगे गांव पंचायतों को? आज पढ़े लिखे हैं, औरतें हैं, पुरुष हैं, हर जातियों में समझदार लोग हैं, सब अपनी समस्या सुलझाएंगे, लेकिन नहीं देना है, क्योंकि अगर दे देंगे तो अफसरों की अफसरगिरी और नेताओं की नेतागिरी अगर गाँव नहीं है तो फिर कहाँ चलेगी? न नेताओं की नेतागिरी रह जाएगी, न अफसरों की अफसरगिरी रह जाएगी। करेक्ट सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। डिबेट के बताइए। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोई सॉलिड वर्केबल मैकेनिज्म डेवलप करने के बजाय इस तरह के आदेशों से आपको कैसे लगता है कि गांव में न्याय मिल जाएगा? ब्रजेश जी, मेरी आवाज इको कर रही है, इसको ठीक कर मैं पाएंगे सुन क्या? पा रहा हूं, आप बोलते रहे, मैं ठीक कराता हूं, आप बोलें। हाँ ब्रजेश जी, मैंने आपकी भी बात सुनी, और जो भी आपकी चिंता है वो बहुत ही जायज है। और ये जो समस्याएं हैं ये आज की नहीं है, बहुत दिनों से है। और इसका जो मेन कॉज, जो अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार इसका एक बहुत बड़ा मेन कॉज है। और जिस तरह से लोअर लेवल पे भ्रष्टाचार लिप्त है, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, वो आप समझें कि एक मुख्यमंत्री जो 5 साल से आया वो सब बदल देगा, ये बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट काम है। जैसे आपके बाद मेरे पहले जो मित्र बोल रहे थे, उन्होंने अपने बहुत सारे ओपिनियन रखे, पर क्या वो ओपिनियन फाइनल है? समस्या क्या है कि अगर एक कॉमन आदमी या कॉमन अफसर जो किसी सरकारी ऑफिस में काम करता है, जब तक उसमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, उसका तरीका क्या सेल्फ रियलाइजेशन का? अगर शासन कमजोर रहेगा तो कभी नहीं सुधरेंगे। जो आदेश की बात कर रहे हैं, आदेश अगर मुख्यमंत्री आदेश दे सकते हैं ना, जाकर के ऑफिस में कोई काम, अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा, उसको वहां पे जाके खत्म तो नहीं किया जा सकता। वो तो एक ग्रेजुअल स्लो प्रोग्रेसिंग प्रोसेस है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज धीरे धीरे खत्म हो गया, ऑलमोस्ट। हम लोग गुंडा राज की कोई बात नहीं कर रहे, ये बताइए जमीन के मामलों का निस्तारण कैसे हो? आप विषय को दूसरी तरफ ना ले जाएं। नहीं, मैं बिल्कुल दूसरी, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, पुलिस व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा थी, जैसे माफिया राज एक मुद्दा था, वैसे ये एक लोअर लेवल पे जो कर्मचारियों के लेवल पे या एसडीएम और जो गांव के जो व्यवस्था देखते हैं, आप खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार दूर कौन करेगा? और एक जिलाधिकारी के पास 63 विभागों का चार्ज होता है, उसके जिले में 10 रिव्यू मीटिंग अलग करता है। सर मेरे को ये वो कहाँ जा पाएगा जमीनों का निस्तारण करने, अगर आप कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं करोगे तो? उसका तो वही तो कह रहे हैं ना, एक दिन में मैकेनिज्म डेवलप होगी। आप देखिए, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, उसके बाद भी अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये एक कोई जादू की छड़ी नहीं है ना कि हमने घुमाई और सब साफ हो गया। ऐसा नहीं होगा। जब शासन कठोर होगा, जब डीएम और एसपी के ऊपर शासन का डंडा चलेगा, जब उनके ऊपर डंडा चलेगा तो लोअर लेवल पे डंडा चलेगा, तभी लोग सुधरेंगे। तो बताइए ना कि कानपुर देहात में 3 लोगों का 2 लोग का कत्ल हो गया, देवरिया में 6 लोगों का कत्ल हो गया, क्या वहाँ के जिलाधिकारी सस्पेंड किए गए? नहीं किए गए। क्या कमिश्नर हटाए गए? नहीं हटाए गए। अच्छा ये बताइए, अगर कोई आपने खुद कहा ये जमीन के सारे विवाद होते हैं वो पारिवारिक विवाद होते हैं, पड़ोसियों के विवाद होते हैं, ये कोई गुंडे और नॉर्मल नागरिक के विवाद नहीं है, ये घर के इंटरनल। और उसको रोकने के लिए
जो कानून व्यवस्था का दायरा है, जो सिस्टम बना हुआ, उसी तरह से काम होगा। मेरा कंसर्न उसमें ये कि कानून- तयशुदा समय में जो न्याय है वो कर दीजिए, जिसके हक में उसको मिलेगा, जो नहीं होगा आगे अपील में जाएगा। तो ये तो वो न्याय तो कौन करेगा? व्यवस्था- सत्ता में आप ये बैठे तो- हो, मैकेनिज्म आप डेवलप करोगे। बिल्कुल मैकेनिज्म डेवलप होगी धीरे धीरे, जिस तरीके से बाकी जी। चीजें ठीक हुई, ये भी ठीक होगी। मैं और सुरेश मुझे पांडे लगता जी है को कि बहुत शुक्रिया आपका। काफी डॉक्टर सारा मिश्रा हमारे साथ डेवलपमेंट जुड़े हुआ। रहिएगा। मैं सुरेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, लखनऊ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका अनुभव क्या कहता है, ये ज़मीन से जुड़े मामले इतने लंबे क्यों खींच रहे हैं तहसीलों में, इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं कि लोग हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, कई जगह कत्ल हो रहे हैं, खून बह रहे हैं। और मैं तो बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं पांडे जी जो पीढ़ियों से, पुश्तों से ज़मीन के विवाद के मुकदमे लड़ रहे हैं। जी ब्रजेश जी, बहुत अच्छा विषय आप मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप बोले ब्रजेश जी। जी। हाँ जी ब्रजेश जी, बहुत अच्छा विषय है आपने उठाया है, और ये एक आम विषय है, क्योंकि ज़मीनी विवाद वास्तव में खूनी जंग का कारण है, और ये एकदम हकीकत है, कोई कुछ भी कहे। और इसमें तमाम परिवार की जान चली गई, तमाम लोग इसमें आज तक पीड़ित हैं, और इसका मेन कारण है कि ज़मीनी विवादों का जल्दी समाधान ना होना। सबसे बड़ी लेखा इसमें भूमिका है लेखपालों की। आपने भी ये प्रश्न उठाया, और बिल्कुल जायज़ प्रश्न था कि लेखपालों की भूमिका है कि सबसे ज़्यादा लापरवाही अगर कोई करते हैं, लेखपाल करते हैं, पहली कड़ी लेखपाल होता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण क्या है कि चाहे लालचवश, चाहे प्रभाववश, अगर लेखपाल ने कोई गलत एंट्री कर दी तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते रहें, और उसकी जवाबदेही तय लेखपाल की नहीं होती है। जी। और पीड़ित पक्ष जो है वो केवल कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है, तहसीलों के चक्कर लगा रहता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ लेखपालों की ये आम समस्या है कि लेखपालों की शिकायत कोई सुनता नहीं है। अगर आप उनके अधिकारियों से बात करेंगे तो वो केवल आश्वासन देते हैं और लेखपालों पे कार्रवाई नहीं करती, जिससे लेखपाल पांडे जी, मैं डिबेट से आने से पहले मैंने 5 लेखपालों से बात की। उनमें से 5 में से 3 का ये कहना था कि एक तो हम ओवरलोडेड हैं वर्क से, हमारे पास 7-7, 8-8, 5-5, 6-6 गाँव का हमारे पास चार्ज है, और अगर हम कुछ करने भी जाते हैं तो विधायक जी और सांसद जी लाठी लेकर खड़े हैं, उसके ऊपर अलग अधिकारी खड़े हैं। गांव के अगर हम विवाद निपटाएं, प्रधान अलग नाराज हैं, तो हमारे लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी क्राइसिस ये है कि लेखपालों की भर्ती हो और लोग आएँ तो थोड़ा काम बटे। ये तो सत्य है कि उनकी काफ़ी संख्या कम है, उनकी संख्या कम है, ये सत्य, मगर लेकिन उनका जवाबदेही वास्तव में नहीं है, और मनमाने ढंग से लेखपाल काम करते हैं। क्योंकि हम लोग तो उनके बीच में रहते हैं, हमारे वादीगण जितने होते हैं, जितने हमारे पीड़ित हैं, हम लोग तो उनकी आवाज़ उठाते भी हैं, मगर लेखपालों की कान पे जू नहीं। अगर कभी आप लेखपाल से, अगर आप एज ए ब्रजेश मिश्रा जी ना जाएं और आम व्यक्ति के रूप में जाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि लेखपालों की कार्यप्रणाली कितना खराब है, उनकी बातचीत। मैं सहमत हूँ, कतराते हैं तो क्या करते हैं, अधिकांश बीच के बहुत लोगों को करप्ट पकड़ते हैं हैं, कि लेखपाल सबसे और करें। सबने बड़े मोटे पैसे कमा रखे हैं, करोड़पति से कम कोई लेखपाल नहीं है। बिल्कुल 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 मैं कह रहा हूँ। और अगर आप जो नई भर्ती छोड़ दीजिए, इसके पहले के लेखपालों की अगर संपत्ति की आप जांच करा लेंगे तो हमें लगता है पूरे जीवन भर आप मेहनत करके, हम मेहनत करके उतना नहीं कमा सकते, तो प्रॉपर्टी बना चुके हैं। और यही कारण है कि जमीनी विवाद शांत नहीं होते। मैं आपको बता दूं कि लेखपालों की हालत ये हो गई है कि जो प्रॉपर्टी शहरी क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके कार्यालय पर रात शाम को लेखपाल नजर आएंगे, और उनको यहाँ आने की जरूरत, लेखपाल खुद जाके उनको वहाँ पे सब चीज़ मुहैया कराते हैं, सारे कागज मुहैया कराते हैं। आम व्यक्ति की सुनाई बिल्कुल नहीं होती है। कि लेखपालों की ताकत का एक जिक्र करूंगा आपसे पांडे जी। एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और ये उनके अखिलेश यादव के खुद के स्टेटमेंट हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में, और एज ए चीफ मिनिस्टर बोले थे कि वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन सीतापुर के एक लेखपाल को नहीं हटा पा रहे हैं, वो इतना ताकतवर है। ये हैसियत है इनकी, लेखपालों की। ये जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेखपालों की हैसियत इसलिए है कि लेखपाल बहुत से ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, गरीब को छोड़ के बाकी पैसे वालों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, और उनको
करोड़पति बनाने में लेखपालों को बहुत हाथ रहता है। और इन सारे विवादों की जड़ कोई है तो में सबसे पहले लेखपाल हैं। और सर एक आरोप आप लोगों पर भी लगता है कि आप लोग मामले को बड़ा लटकाए रहते हैं, क्लाइंट बहुत परेशान रहते हैं, उनको जल्दी न्याय दिला दो, उनको फारिग कर दो। सर क्यों उलझाए रहते हो? नहीं, हम आपकी बात से जब पूर्णतया सहमत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सहमत हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि अधिवक्ता भी, मैं तहसीलों में आप देखें कि अधिवक्ता लेखपालों के पास दौड़ते रहते हैं, कानूनगों के पास दौड़ते रहते हैं और उनकी शिकायत एसडीएम से कहते हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस बात का कि एसडीएम अगर लेखपाल को फ़ोन करता तो उसकी बात को भी वो नजरअंदाज कर देते हैं। शायद उसको यह आभास है कि एसडीएम साहब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तहसीलदार साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो करेगा वही सही है। मैं कहने कई बार हम लोग अधिवक्ता जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं और वो फ़ोन भी करते हैं, ये भी बता दें आपको फ़ोन। लेकिन लेखपाल सर एक लेखपाल पे हाथ डाल के देखो सर, इतनी बड़ी बड़ी पैरवी आ जाएगी ना कि आपके कान से धुआं निकल जाएगा। और अगर बात लखनऊ की हो तो गजब ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया पांडे जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोग भी सत्ता में कई मर्तबा रहे, लेकिन कोई भी सरकार इस प्रकरण को लेकर गंभीर नहीं है जहां आम आदमी को ग्रामीण क्षेत्र में हम सामाजिक परिवर्तन कर सकें, व्यवस्था परिवर्तन कर सकें, लोगों को न्याय दे सकें, ताकि लोग अपने काम धंधे में लगें कि एक दूसरे के सर फोड़ें। देखिए ब्रिजेश जी, समाजवादी पार्टी की सरकारें रहीं, लेकिन जो कानून है, कानून से परे तो कोई सरकार भी नहीं है। समाजवादी पार्टी भी नहीं थी, वर्तमान सरकार भी नहीं है। हमारे सुरेश पांडे जी हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं। मैं उनको सुन रहा था तो हम लोगों की भी जब समस्याएं होती हैं तो हम लोग सुरेश भाई को फ़ोन करते हैं कि वो लेखपाल नहीं सुन रहा है। और सुरेश भाई अभी आपसे कह रहे थे कि उनकी नहीं सुनता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इनकी सब सुनते हैं और उनकी मजबूरी है इनकी सुनना। तो जो ताकतवर हैं ब्रिजेश जी, जिनके पास ताकत है, उनकी तो लेखपाल सुनते हैं, लेकिन आम जो ग्रामीण है, आम जो जनता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। और आपने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़े हाथ होते हैं, उनके पीछे उनके सर पे होते हैं। तो देखिए, हम अगर आज इस डिबेट पे बैठे हैं तो ब्रिजेश भाई, हम ये कह सकते हैं कि जब हम सैटेलाइट से लोगों के घरों तक में अंदर झांक लेते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बना लेते? एक सॉफ्टवेयर बना ले, इनकी सबकी एंट्री हो जाए। ये जो लेखपाल गलत एंट्री कर लेते हैं आसानी से पेपर पे, उससे तो छुटकारा मिल सकता है। कर ही नहीं सकते। कारण क्या है कि ऑलरेडी एक एक इंच लैंड की स्कैनिंग है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। एक इंच की जमीन की नहीं ब्रिजेश भाई, तो सॉफ्टवेयर बन सकता है, एक सॉफ्टवेयर बन सकता है। ये जो लेखपाल, आप गए नहीं, 5 साल आपने देखा नहीं, और लेखपाल ने किसी दूसरे से लाभ लेके उसमें एंट्री दूसरे की कर दी। अब वो जमीन उसकी रही नहीं, वो लड़े। आप कह रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू ऑफिस है, यहाँ की ये रेवेन्यू कोर्ट है, फिर डीएम की कोर्ट है, आप यहाँ से निकल जाइए, यहाँ से निपटारा कर लीजिए, हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सरकार अब कह रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार तो देखिए, सरकार तो बयान करते रहते हैं। इससे पहले भी बहुत से मुद्दों पे सरकार के बयान आए। ये क्या कार्रवाई करेंगे? इनके अधिकारी कितने सुनते हैं? इनके तो मिनिस्टर कहते हैं कि इनके जो सचिव हैं वो उनके फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो इस सरकार में तो देखिए बयान आते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बयान देते रहते हैं, एक कान से अधिकारी सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हम आज आप डिबेट कर रहे हैं, 1 महीने बाद आप इस विषय पर फिर से डिबेट रखा लीजिएगा। हम फिर जहां आज कोई चैनल ऐसी डिबेट करता नहीं, वो तो मैं इसलिए करता हूं ताकि समाज में कुछ तो लोगों के दिमाग में बात आए। नहीं, मैं तो मतलब सुधार करें। मैं तो बधाई देता हूं कौन करता है इन सब मुद्दों पे डिबेट? आपके चैनल को भी बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं कि आपने किसी पॉजिटिव विषय पे इस तरीके की डिबेट। इतनी समस्या चल रही है इजराइल में, देख नहीं रहे हो? यहाँ गांव की बात हो रही है। नहीं, समस्या तो देश में भी है, कहाँ मणिपुर की सुनी जा रही है। शुक्रिया आपका फखरुल हसन जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर हिलाल अहमद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हिलाल। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ज़मीन के विवाद सर गांव-गांव फैल रहे हैं, इसका क्वालिटी निस्तारण नहीं हो रहा है, इसका प्रतिफल क्या है? वायलेंस, मर्डर्स, आपस में खून बहाना, मुकदमेबाजी करना, पीढ़ियाँ खराब हो रही सर। इसका कोई, आप लोग भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपने एजेंडे में शामिल करो, जनता के बीच डिस्कस करो, सरकारों पर भी दबाव बनाओ, क्यों मैकेनिज्म बदलें? ब्रिजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको आज जोड़ा अपने साथ।
सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी सामाजिक विषय हैं, जितने भी समाज से सरोकार के विषय हैं, उसमें शायद ही कोई चैनल ऐसा हो जो कि भारत समाचार के बराबर उठाता हो इस चीज को। हम लोगों ने बहुत सा देखा, कोरोना काल पूरा देखा, जिस तरह से आपने उस वक्त किया था, आज की तारीख में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसकी ये जो समस्या है, ये इसका समाधान बहुत जटिल भी है और बहुत आसान भी है। आसान इस तरह से है कि अगर लेखपाल जो है, उनकी भर्तियां जो लंबित पड़ी है, लंबे वक्त तक से लंबित पड़ी है, अगर वो हो जाए तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कुछ दबाव कम होगा। और आप इससे समझ लीजिए कि लेखपाल कितना महत्वपूर्ण पद है कि सारी भर्तियां हो जाती हैं, लेकिन लेखपाल की जब कभी भी भर्ती होती है तो उसके अंदर पेपर लीक से लेकर के, और वो पूरे गैंग होते हैं जो पेपर सॉल्व करने के लिए आते हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हुए वो गैंग है, वो आते हैं, एसटीएफ से वो झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि लेखपाल का पद कितना मलाईदार है, आपके शब्दों में, कि इतना ज्यादा मलाईदार ये पद है। सर, हमारे यहाँ तो कहावत चलती है, लेखपाल और राज्यपाल। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वो इतना मलाईदार पद है कि उसके ऊपर इस तरह का झंझट होते हैं, इस तरह के झगड़े होते हैं, और सरकार को निश्चित रूप से यहां से अपने को आना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी भर्ती सही वक्त पे और सही तरीके से हो जाए, तो कुछ समस्या का समाधान निश्चित रूप से यहां से होगा। दूसरा ये है कि जो लेखपाल की ट्रांसफर और पोस्टिंग है, अभी जो आपने जैसे बताया अखिलेश जी की जो आपने बात बताई, ट्रांसफर और पोस्टिंग है, उसमें अगर कहीं चकबंदी हो रही है तो वहां के लेखपाल के लिए क्या क्या नहीं हो जाता है, ब्रिजेश भाई, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो और ये पैसा वहीं नहीं रह जाता, वो वहां से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। तो जाहिर सी बात है, कोई चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कितना ही कह ले, उसके ऊपर कोई असर नहीं। सर, मैं तो अपने दोस्तों से कहता हूं कि जिसको ये गलत फहमी हो कि वो बहुत पावरफुल है, तो जरा अपने यहाँ के लेखपाल को हटवा के दिखा दे। अगर उसकी चूल्हे न हिल जाए, उसको आईना ना दिख जाए, तो मैं कहता हूँ अपनी बात वापस ले लूंगा मैं। नहीं, आपके पास सही भाई, आखिर जब मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहते हैं कि वो लेखपाल को नहीं हटा पाए, तो इससे ज्यादा सशक्त व्यक्ति किसी भी राज्य में कौन हो सकता है। तो ये लेखपाल की जो शक्ति है, वो शक्ति कोई उनके अंदर कोई किसी तरह का कोई वो तो है नहीं कि बहुत ताकतवर है, उनका शक्ति है उनका पैसा, और वो पैसा मैकेनिज्म क्या है, क्या करना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं? कि ये भी तो एक समस्या है ना, इसका निस्तारण भी आप ही लोग के हाथ में, आप पॉलिटिकल लोग हो, आप ही लोग सत्ता और प्रतिपक्ष में रहते हो। हम लोग तो सिर्फ मुद्दे को उठा सकते हैं, समाधान तो हम दे नहीं सकते। जी, देखिए, हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारा चौथा खंबा है वो बहुत शक्तिशाली है, और समाधान अक्सर चौथे खंबे से ही आया है। नहीं, मतलब होगा आप ही के माध्यम से ना, आप मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और जी, आप डिबेट करा रहे हैं, ये उस समाधान के रास्ते में भले ही पहला कदम हो, छोटा कदम हो, लेकिन बड़ा कदम है। आज की तारीख में अगर हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि उस एक जमीन को लेकर के इतने लोग मारे जा रहे हैं, इस तरह की हत्याएं हो रही है, आज नहीं हो रही है, लंबे अरसे से हो रही है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर सरकार का इकबाल भी होता है कि आपको अगर इस बात से किसी तरह से सुरक्षा मिली हुई है कि आप किसी भी तरह का अपराध कर लें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो निश्चित रूप से। थैंक यू डॉक्टर हिलाल अहमद, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, वो सही व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि एक्चुअली गाँव में क्या चल रहा है। वीरेंद्र जी, ये किस तरह की समस्या है और ये कितनी बड़ी महामारी के रूप में फैल चुकी है, और इसका हम लोग कोई सम्यक समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? देखिए, बात सही है कि इस देश में ये जो भ्रष्टाचार है, इसने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि इसको ख़त्म करने में बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन जब बात आती है कि ज़मीनों के मामले की, तो कोई गांव, कोई घर अछूता नहीं है जो ज़मीनी विवाद में न फंसा हो। अब जिसके ऊपर हल करने की जिम्मेदारी है, वो घूसखोरी में फंसा है कि मिले पैसा तब आगे बढ़े। पुलिस के पास लाठी है, लेकिन वो पैसे के आगे बेबस है। वो पैसा पा जाएगी तो लाठी नहीं चलाएगी, और कमज़ोर पर ही चलाएगी। तो ये विचित्रता और ये सच्चाई इस देश में, प्रदेश में हर गांव घर की है, और ये कहीं भी मामला आता है, आप देख लीजिए। हर गांव खाली एक समस्या है कि हमारे ज़मीन के नाप करा दो। तहसील में तमाम मुकदमा पड़ा है कि भैया नपाई हो जाए,
और नपाई एसडीएम साहब को न तारीखें नहीं लगाते, न नपाई के लिए वो आदेश करें, न कोई फोर्स लगावें। कानून गो और लेखपाल ये सब माई बाप हैं हमारे गांव के, जिसकी ज़मीन में चाहे विवाद पैदा कर दें। एसडीएम साहब या तो लेखपाल की रिपोर्ट पर निर्णय करे थे या अपने पेशकार के इशारे पर, ओकरे अलावा उनका तीसरे का कोनो दबाव नहीं मानना है। अफसरों की हालत यह है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और ईमानदारी पे भाषण भी देंगे। स्थिति यह है कि जो ताकतवर है वो ये चाहता है कि हम भ्रष्टाचार करें लेकिन सामने वाले लोग ईमानदार रहें। इस देश में उम्भा कांड हुआ, इस प्रदेश में देवरिया कांड हुआ, ऐसे तमाम कांड होते रहते हैं, लेकिन ना तो किसी एसडीएम को कभी सजा होती है, ना लेखपाल को, ना कानून को, ना तहसीलदार। सरकार को चाहिए कि वो एसडीएम से पूछे भाई कि आप अपने तहसील में कितना तारीख पे तारीख दे रहे हो, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तुम रात विश्राम कितने गांवों में करते हो, कितने गांवों में ज़मीनों के विवाद पर मौके पर जाकर आपने निपटाया है। ये सब तो एसडीएम को ही करना है और नपाई का काम सबसे बड़ा है। अब बात आती है कि ये हमारे देश में तारीख पे तारीख देने का खेल कोई नया है या पुराना है, आज़ादी के बाद से चल रहा है। एक जगह तारीख मिलती हो तो बात अलग है, अस्पताल जाओ तो ऑपरेशन करे कि तारीख मिल जाए, और थाने पे जाओ तो समस्या हल करे थानेदार साहब तारीख दे देंगे, अतिक्रमण हटाने के लिए जाओ तब तारीख मिल जाएगी, डीएम एसपी के पास जाओ तो तारीख मिल जाएगी, मंत्री विधायक के पास जाओ तो कहीं फला तारीख कब मिला थे तब आयो। तो समस्या इस बात की है कि यह तारीख वाला सिस्टम बड़ा पुराना है और हर तारीख पे खर्चा बर्चा भी देना पड़ता है। जो वादी हुए, आरोपी हुए, सबके अपने अपने वकील हैं, सबके अपने अपने पैरोकार हैं, खर्चा उनका लगेगा। भाई आज तारीख पेशी है, तो ये देश, ये प्रदेश कब तक ऐसे तारीखों से चलता रहेगा। जो कामचोर लोग हैं वो तारीख देते रहेंगे क्योंकि वो पैसा ढूंढते हैं और सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक एसडीएम से पूछे भाई तुम इतनी तारीख क्यों दे रहे हो। ब्रजेश जी प्रभावशाली हो, पैसे वाले हो लोग, तो पूरा प्रशासन उनके आगे नतमस्तक हो जाता है और शरणागत हो जाता है और कहता है कोई तारीख पारीख नहीं, तुरंत फैसला होगा। लेकिन वो 2-4% लोग हैं जो बाहुबल से भी हों और धनबल से भी हों। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में जो हकीकत है उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस देश में सरकार राशन देकर गरीबों का, मजदूरों का, आदिवासियों का पेट तो भर सकती है, लेकिन पूरे जीवन काल में किसी के जीवन को, सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए उसको रोजगार देना आवश्यक है। और रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर आदमी ऐसे ही झंझटों में फंसा रहेगा। ब्रजेश जी अगर चकबंदी के अधिकारी, कानून गो, लेखपाल ये सब काम अपना अच्छा करने लगे तो इस देश की सारी समस्या खत्म हो जाए। 85%, 90% समस्या तो गांव की खत्म हो जाए, ज़मीन के बवाल ना हो, लेकिन ये करेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, और हमारे यहाँ कहा जा सकता है कि अधिकारी या तो व्यवहारी रह सकता है या फिर कारोबारी। अधिकारियों के भी तमाम कारोबार हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि करीब मुख्य सचिव द्वारा 1 दर्जन बार ये आर्डर जारी किया गया अफसरों को कि भैया जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, इनके फ़ोन उठाया करो। तो अफसर उनके जब विधायक और मंत्री फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो गरीब जनता का कौन न्याय देंगे। यही देख लीजिए आप, यही एक छोटा सा उदाहरण है। तो मनमानी का व्यवहार जनमानस पर कितना कठोर पड़ता है ये तो गांव बैठा हुआ गरीब जिसके आगे पीछे कोई नहीं वो जानता है। सरकार जब बनी थी भाजपा की तो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित हुई थी
कितने भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इसका कोई अब जानकारी ना अब इसकी कोई चर्चा करता है। और मज़ेदार बात आपको बताऊं कि ये एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स जो थी, ये प्राइवेट आदमी जमीन छुड़ाओ के लिए नहीं बनी रही, ये खाली सरकारी जमीन पे जो कब्जा हुआ उसको छुड़ाते हैं। ये कोई गरीब आदमी, आम आदमी, परेशान आदमी के लिए इस टास्क फोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ। ये एक बड़ी समस्या है। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, जब हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की नियुक्ति पे तारीख मिलत बा, तो एसडीएम और लेखपाल अगर तारीख दे रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। हाँ, वही मैं सीबी पांडे साहब को भी कह रहा था, काफ़ी आज कुपित है। तो मैं समझाया इनको। भ्रष्टाचार पर एक सुंदर कविता है, सुनिएगा और आनंद लीजिए कि जो ईमानदार भी बनते हैं और भ्रष्टाचार भी करते हैं। कि डकैत जैसा आचरण, लूटते हैं प्यार से और दिखते बड़े देशभक्त हैं ये अपने व्यवहार से, और व्यवहार से बन गए आस्तीन के सांप, और घूस लेकर खुश हैं और मुंह से करते हैं प्रलाप, और करप्शन की गाली न देना इनको भूलकर, वरना सब भ्रष्टाचारी साथी खा जाएंगे आपको भून कर। और भारी इनकी जमात, सो भ्रष्टाचार पे ना उंगली उठाओ और शांति पूर्वक दे दो रिश्वत और खूब भ्रष्टाचार बढ़ाओ। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, गांव के लोगों का दर्द आपने अपनी शेर में प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गांव से हमको फीडबैक और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। रिटायर्ड जज सीबी पांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डिबेट का ये दूसरा चरण है। पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ और आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ ग्राम पंचायत बना देने से, गांव वालों को अधिकार दे देने से, पंचायतों को जुडिशियल पावर ट्रांसफ़र कर देने से इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा? बहुत हद तक। उसका कारण है, मैं बताऊँ। देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि 76 के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर क्रिमिनल जस्टिस भी होता था और रेवेन्यू जस्टिस भी होता था, दोनों जस्टिस था। 76 में सीआरपीसी बदला गया और उनके हिसाब से ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हटा के और ये अदालतों को दिया गया। देखिए, उस समय क्या होता था कि मुकदमे फैसले ही नहीं होते। डीएम साहब जिसको चाहे छुड़वा दें, नेताजी जिसको चाहे बंद करा दें, फिर वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हटा। उसके बाद पूरा का पूरा वो न्यायपालिका पे चला गया। बहुत हद तक वो न्यायपालिका उसमें काम कर रही है। बड़े बड़े प्रभावशाली लोग भी उसमें बच नहीं पाते हैं, जेल जाना ही पड़ता है। आपने रेवेन्यू सिस्टम ले लिया। ये रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के ज़माने चला रहा है, कोई नया सिस्टम नहीं है। जब आपने 75 साल में जब रेवेन्यू सिस्टम आपने अपने हाथ में लिया तो किसकी जिम्मेदारी है उसको ठीक करने के लिए? आपने रेवेन्यू सिस्टम को एकदम सड़ा गला व्यवस्था खत्म कर दी और आप खुद ही मान रहे हैं कि सब भ्रष्ट है। लेखपाल से लेकर आप सभी वक्ता कर रहे हैं कि लेखपाल से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट है। तो जब सब लेखपाल से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट है तो इस सिस्टम को चलाने की जरूरत क्या है? और उस सिस्टम को समझ के ही संविधान ने, हमारी राय नहीं है, संविधान ने कहा कि अब ग्राम पंचायतों को आप दीजिए, उन पर भरोसा करिए, वो अपनी चीज़ों को चलाएंगे, अपने लेवल के विवाद को तय करेंगे। और उसी संविधान में 72वां संशोधन आया, 1992 में पंचायती राज व्यवस्था आई, उसमें भी इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाए। फिर उसने ही नहीं माना। 92 जब मैंने कहा 2008 में क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि पूरी की पूरी ये जुडिशियल सिस्टम जो है आप गांव के स्तर का उनको दे दीजिए। अब मेड़ का कोई तोड़ दिया तो अब मेड़ तोड़ने के लिए आप गांव का 2 घंटे का जो फैसला हो जाएगा वो उसको आप चले दौड़िए, आप एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब के 1000 रुपये खर्च करिए, क्यों कोई सुनेगा? वहाँ कोई मर गया, उसका नाम दर्ज कराने के लिए आप दौड़ते रहिए, कहाँ उनके पास जाइए। सब लोग फ्यूनरल में शामिल होते हैं, वहीं जाके लोग दर्ज करा लेंगे लोग, और तुरंत मरने के बाद भैया अपना सर्टिफिकेट ले जाओ, गाँव वाले तय कर लेंगे। कोई रजिस्ट्री करने गया तो रजिस्ट्री करके आया, तुरंत अपना गांव में नाम दर्ज करा लिया। और कोई आदमी, सबसे ज़्यादा विवाद होता है फर्जी रजिस्ट्री कर रहे हैं लोग। आप गांव में आदमी कोई भी कहेगा भाई रजिस्ट्री हमको कराना है तो बताइए भाई, फोटो लगाइए, कौन आदमी है जिसको रजिस्ट्री करना है, किसको करो उसकी फ़ोटो लगाइए। कोई विवाद ही नहीं हुआ तो सर्टिफिकेट दे देगा कि आदमी जिनविन है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके करा ली। ये 2 घंटे 3 घंटे के जो काम है, उन घंटों के लिए 20 साल से आप लोगों को दौड़ाते हैं। ये कोई सिस्टम है क्या? ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है? इतने और सब नेता, और मैं तो कहता हूँ खुल के कि ये नेता और अधिकारी दोनों को इतने भ्रष्ट हैं कि उन्हीं से पलते हैं, उनकी नेतागिरी चलती है, इनकी कमाई चलती है। और लेखपाल के नाम देते हैं, लेखपाल क्या सब से पैसा लेते हैं। लेखपाल की क्या हैसियत है कि वो, अच्छा लेखपाल तो वो गाँव का जो समिति है भूमि प्रबंधन से भी उसका सचिव है और वो वहाँ मालिक बना बैठा हुआ है।
किसी ने कहा, आज तक कहा कि वो प्रधान के अंडर काम करने वाला आदमी और वहाँ गांव का मालिक बना हुआ है, और सब वो लोग कह रहे हैं कि लेखपाल साहब, तो लेखपाल प्रधान तो उसका पैर दबाता है सर, जो एक मामूली प्रधान तो उसके सामने जमीन पे बैठे सर, प्रधान की क्या औकात लेखपाल के ये सामने। जब सिस्टम नहीं बदलेंगे, जब आप सीआरपीसी दे सकते हैं तो गांव को रेवेन्यू सिस्टम उसके लेवल का क्यों नहीं देते थे गांव के? देखिए आधे विवाद बिल्कुल उसी समय खत्म कर देंगे। तो बहुत शुक्रिया सर। मैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। देखिए सोल्यूशन भी है, जज साहब बता रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको क्या प्रॉब्लम है, करिए, समाधान दीजिए। जज साहब बता रहे हैं, मैं उनका भी जवाब दूंगा, लेकिन ये देखिए कि जिस तरीके से मोदी जी के आने के बाद एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है, 18-19 से ऑलरेडी काम चालू है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल गवर्नमेंट के तहत चल रहा है, जिसमें कि सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करके गूगल मैपिंग के थ्रू उसको अपलोड किया जाएगा। क्योंकि जज साहब फैसला तभी देंगे जब ये क्लियर होगा कि ये जमीन किसके नाम पे है और किसकी है। तो सरकार हर तरह से सोचने की कोशिश कर रही है। बात यह है कि एक दिन में इसका समाधान नहीं हो सकता। जज साहब यहाँ पे बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डेट पे डेट देने का काम जजेज ही करते हैं। लोअर जुडिशरी के अंदर सबसे ज्यादा केस पेंडिंग है। नहीं, एक बात बताऊंगा आपको मालूम है कि पंचायती ग्राम स्वराज अधिनियम केंद्र सरकार ने भेजा है लागू करने के लिए, और कहा कि न्याय व्यवस्था दे दिया जाए गांव को। आपको मालूम है इसको? अगर मालूम है तो बताइए, अगर नहीं मालूम है तो अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कहिए कि इसको लागू करे। डिजिटाइटल बाद में करिएगा, जिनको अधिकार दिए वो करे। डिजिटाइटल तो होता रहता है, वो तो बिजनेस है, बिजनेस हो रहा है, डिजिटाइटल हो रहा है। पांडे जी अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलिए कौशल जी, बोलिए। ये एक्चुअली देख नहीं पा रहा था, जज साहब बोल रहे थे या? हाँ, जज साहब ही बोल रहे थे। जज साहब आपको भी पता है जुडिशरी में कितना करप्शन है। जुडिशरी में, जो लोअर जुडिशरी में जिस तरीके से डेट पे डेट दी जाती है, जिस तरीके से न्याय व्यवस्था पूरी तरह से पंगु करके बना रखी गई है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अरे मैंने तो किताब ही लिख दिया है जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर, हमको मत बताइए। हम कई किताब लिख चुके हैं जुडिशरी के भ्रष्टाचार पर, उसी भ्रष्टाचार की इस्तीफा देके मैं छोड़ दिया। सर हम लोग विषय से भटक रहे हैं कौशल जी, आपको विषय पर रहिए और समाधान की बात करिए। कोई कंपटीशन नहीं है कि आप उनके ऊपर आरोप लगाएं। नहीं, मैं समाधान की बात कर रहा हूं और जो सरकार कर रही है उसकी बात कर रहा हूं। तो जज साहब ये हम बताने की कोशिश करें कि जो ये जानते हैं वही सही है। ऐसे नहीं चलता ना, सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। हाँ, और आप जब नौकरी में सिस्टम इनके हिसाब से चलेगा, सिस्टम आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं, सिस्टम अपने हिसाब से चलेगा। सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। आप देखिए, अरे तो कौन करेगा? आप ही को तो करोगे, सत्ता में तो आप हो। तो मैं कब मना कर रहा हूँ? तो करो फिर। बता रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि क्या क्या किया गया, पर आप सुनने को नहीं तो कैसे बताओगे तो सही ना कि क्या किया। एक बता रहे हो सॉफ्टवेयर बना रहे हो बस लैंड रिसोर्स का, और क्या किया? अरे भाई, इसके अलावा आप 70 साल में नहीं ठीक हुआ, आप चाहते 7 साल में सब बदल जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो 70 आपको चाहिए बदलने के लिए? 70 नहीं चाहिए, कम से कम 70 से कम 10% तो दो। कितना दे दें? बदलने का टाइम 10% मतलब 7 साल हुआ, 7 तो हो गए। अब बताओ। अरे भाई, 2018 में ये रिपोर्ट आई है, डिजिटलाइजेशन चल रहा है पूरे देश का सारा। आपको क्या लगता है कि केवल एक? थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। मैं सुरेश पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, थोड़ा सा सेकंड राउंड में वक्त का अभाव है। सुरेश पांडे जी, आप मुझे बताइए, कह रहे हैं अच्छा हमको टाइम दे दो, टाइम हो भी गया। अच्छा, ग्राम पंचायत वाला अगर जुडिशियल पावर शिफ्ट कर दी जाए गाँव को, तो ये समस्या का कुछ समाधान होगा सुरेश पांडे जी? जी, ऐसा गांव जाके, जब तक गांव जाके न्याय नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। और दूसरी बात है कि सब पे अंकुश लगाने की ज़रूरत भी है, जवाबदेही करने की आवश्यकता भी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो राजस्व अधिकारी हैं, हमारा एक निवेदन यही है कि इन राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही के साथ साथ इन पे नज़र भी रखी जाए। और मैं तो एक सजेशन दूंगा कि जितने लोग हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं और अधिकारी हैं, उन पे एक बिजनेस ज़रूर लगे कि जो देखें कि ये क्या कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर इनके घर जा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी के घर जा रहे हैं, और इनकी कितनी संपत्तियां नौकरी के समय थी और कितनी नौकरी के आने के बाद हुई हैं। इसके वजह बता दूं, अगर आप इस पे अंकुश लगेगा तो ये ईमानदारी से काम करेंगे, और ईमानदारी से अगर काम करेंगे तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा जी। साथ ही साथ मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा
कि जो सुविधाएं हैं, जैसे कर्मचारियों की सुविधाएं हैं, लेखपालों की भर्ती है और अधिकारियों की भर्ती, इनको जरूर तत्काल करें ताकि इनके ऊपर लोड कम रहे। धन्यवाद पांडे जी, थोड़ा सा सेकंड राउंड में वक्त का अभाव है, मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। फखरुल हसन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप लोग तो अपोजिशन में हैं, जनता ने तो आपको जिम्मेदारी दी है कि सरकार पर नज़र रखो, कैसे ऐसे हो रहा है और आप लोग नज़र नहीं रख रहे हो? नहीं ब्रिजेश जी, हम लोग तो लगातार नज़र रखें। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब घटना हुई उसके बाद, देवरिया की घटना के बाद कहा कि ये सरकार की नाकामी है। और अच्छा, कौशल जी कह रहे हैं थोड़ा टाइम दे दो। नहीं, 9.5 साल केंद्र सरकार को हो चुके हैं, 6.5 साल लगभग उत्तर प्रदेश सरकार को हो चुके हैं। देखिए, इनको समय चाहिए। देखो, बड़े साफ दिल आदमी है, कह रहे हैं 10% टाइम तो दे दो। अब भूल गए कि 7वां लगा हुआ है। देखिए ब्रिजेश जी, बिल्कुल भूला नहीं हूं। नोटबंदी पे नहीं, आप ठीक है, फखरुल को कहने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। देखिए, अरे ठीक है, उनको दूसरों भी बोलने। देखिए 100 दिन थोड़ा वक्त का अभाव है, आप लोग थोड़ा सहयोग करें। ब्रिजेश जी 100 दिन मांगे थे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त होने के लिए, वो भी इन्हीं ने मांगे थे। नोटबंदी के बाद 150 दिन मांगे थे। तो दिन तो देते जा रहे हैं, जनता को बदले में क्या मिलता है? और देखिए ब्रिजेश भाई, लेखपाल के आप हाईकोर्ट से ऑर्डर करा लाइए ज़मीन की पैमाइश का, और कोर्ट ऑर्डर कर दे कि इनकी ज़मीन की पैमाइश कर दी जाए, तब भी लेखपाल आपके उस हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानता है। वो कहता है कि हमें वो क्या कहता है कि मुझे सुरक्षा दिलवाओ, अब जब मुझे सुरक्षा मिल जाएगी तब मैं उसकी पैमाइश करने जाऊंगा। तो क्या करे, अपना सर फोड़वाने जाए? नहीं तो दो तरफ के लोग लाठी लेके खड़े हैं, आओ लेखपाल बताते हैं तुम्हें, क्या करे, अपना सर फोड़वा ले। ये व्यवस्था तो गांव में अगर ग्रामीणों को दे दी जाएगी वहां भी रहेगी। कानून व्यवस्था का सवाल तो वहां भी उठेगा। एग्जैक्टली। डॉक्टर हिलाल अहमद, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सर, हमें समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। आप लोग राजनीतिक दल हैं, आपके पास भी इस पक्का कोई एक फार्मूला होना चाहिए, और आपका फर्ज बनता है कि आप सरकारों की जवाबदेही तय करें। जी ब्रजेश जी, हमको वीरेंद्र भाई याद आ गए कि हर एक को तारीख पे तारीख चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी तारीख पे तारीख चाहिए, इतने दिन दे दो, इतने दिन दे दो। बहरहाल देखिए, जो बात जज साहब कह रहे हैं, सीबी पांडे साहब, वो एक समाधान है। बहुत पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था, अब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और आज की भी तारीख में रेवेन्यूज का कलेक्शन का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया हुआ है। मैजिस्ट्रियल पावर के साथ, अगर उसके साथ कलेक्शन की भी पावर उनके पास है, उनके नीचे के लोगों के पास है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर तारीख पे तारीख पड़ेंगी और काम नहीं हो पाएगा। उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंचायत से ही है। अगर हम पंचायतों को सशक्त नहीं करते हैं, उनको हम जो है न्यायिक प्रक्रिया में नहीं जोड़ते हैं, तो हम फिर ऐसी डिबेट पे बैठे होंगे, फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। उस पर विचार करें, उस पर देखें। और जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हम उसका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ चल सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो डिजिटलाइजेशन कर रहा है वही जो है वो पंचायती राज व्यवस्था भी कर रहा है। दोनों काम एक साथ चल सकते हैं। वो काम कर रहे हैं, वो भी होता रहे, और यहाँ पे न्याय पंचायत का भी काम होता रहे। देखिए, हर जगह के ऊपर आप जो है वो अपनी पार्टी का प्रचार करने में लग जाए, ये जो है ये फिर जो सामाजिक जो जितने भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं उनका हल नहीं निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तभी निकलता है जब आप स्वस्थ डिबेट के अंदर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप आज शाम आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त इस बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर निकाला। बहुत शुक्रिया आपका, और बहनों भाइयों आपका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।